Welcome back to chapter wise psychology lectures. Current chapter is 15 which is about industrial organizational psychology. इसको IO psychology भी कहा जाता है. चैप्टर 1 to 14 इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज अपलोड हो चुके हैं. वहां से आप मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करके किसी भी तरह के साइकोलॉजी पेपर की तैयारी कर सकते हो. ठीक है, तो 5 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट 5 लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एक बार उसकी आउटलाइन देख लेते हैं, ताकि अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम हैं चैनल पे तो आपको आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. फर्स्ट पे हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और उसकी एप्लीकेशन पे हमने बात की. सेकंड पे हमने पढ़ा व्हाट इज़ वर्क, हिस्टोरिकल मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क. देन वी डिस्कस्ड वोकेशन. उसके बाद नेचर ऑफ़ वर्क सिचुएशंस हमने देखी. फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह का कल्चर होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कल्चर पे हमने बात की, लीडरशिप पे बात की, उसके अलावा डोमिनेंट कल्चर की बात की. फिर हमने देखा कि रोल ऑफ़ पर्सनैलिटी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी होती है, उसके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के. इसी तरह बाकी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो होती हैं, इंट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन है, वो सारा हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था. फिर लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी वर्किंग इन्वायरमेंट, कि किस तरह का कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट होना चाहिए. और जब इन्वायरमेंट बेटर होगा, वेंटिलेशन सही होगी, लाइट सही होगी, एग्जॉस्ट सही होगा, तो इंडिविजुअल जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे. जब अच्छे तरीके से वर्क करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 6. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसकी टाइप्स, रोल ऑफ़ पर्सनैलिटी, वर्किंग इन्वायरमेंट के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्क मेथड्स पहले यूज़ किए जाते थे और अब मॉडर्न अप्रोचेस कौन कौन सी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडस्ट्री होती है, उसका मेन पर्पस ये होता है कि एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा सके. एफिशिएंसी मींस परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इस तरह से काम किया जाए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, लेकिन लोअर कॉस्ट पे. फ्रेडरिक टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट. फ्रेडरिक टेलर ने जो है ना वो वर्क मेथड्स पे काम किया है. इसने डिस्क्राइब किया है कि अगर मैनेजमेंट में हम साइंटिफिक मेथड को ऐड कर दें तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है. टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना वो एक तो टास्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करती है, उसके अलावा जॉब्स जो होती हैं ना उनको सिंप्लीफाई करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंप्यूटर की हम पास हिस्ट्री देखें तो पहले अबैकस का यूज़ किया जाता था, फिर टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया. तो अबैकस की निस्बत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसने इंसानों के लिए और ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी. इसी तरह बाकी भी टाइम के साथ साथ चीज़ें जो अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है और हमारे बहुत से काम जो हैं वो आसान हो गए हैं. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जॉब इजी करने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो टास्क होते हैं ना ये वो पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है जो अनस्किल्ड होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर है, एक अनस्किल्ड पर्सन जो है, जो इसमें ट्रेंड नहीं है, जिसने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी अगर वो डेली बेसिस पे कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही कंप्यूटर की लैंग्वेज को, कंप्यूटर के सिस्टम को अंडरस्टैंड करने लग जाएगा. तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी ताकि एक तो वर्क को आसान किया जा सके, दूसरा अनस्किल्ड लोग भी इसको कर सकें, यूज़ कर सकें, इसका इस्तेमाल कर सकें, और थर्ड ये है कि इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट इज़ सोलिडरिंग. अब सोलिडरिंग की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब क्या है कि द अटेम्प्ट अमंग वर्कर्स टू डू द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये आप डेफिनेशन नोट कर लो कि लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम है लेकिन काम क्या है, कम है. तो ज़्यादा टाइम में कम काम करने को सोलिडरिंग कहा जाता है. टेलर एट्रीब्यूटेड सोलिडरिंग टू 3 कॉजेज़. अब जो सारे वर्कर्स थे जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे उनका बिलीफ ये था कि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो फिर कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से बहुत सी जॉब्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी. इसीलिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की बजाय ज़्यादा टाइम में कम काम करते थे.
सॉलिड ड्रिंक की दूसरी कॉज़ क्या है कि नॉन इंसेंटिव वेज सिस्टम जो है ना, ऑब्वियसली जब आपको अच्छा पे नहीं किया जाएगा, बोनस नहीं दिया जाएगा, पे आपकी इंक्रीज़ नहीं किया की जाएगी, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। और अगर एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको सेम पे ही दे दी जा रही है, तो वो क्या कहेगा कि भलाई या अच्छाई इसी में है कि ज़्यादा टाइम लो और कम काम करो। लेकिन अगर उसी एम्प्लॉयी को जो कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा दे रहा है, आप पे ज़्यादा देंगे, इंसेंटिव ज़्यादा देंगे, तो वो और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा ताकि उसको और ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए। लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, एनर्जी कर रहा है, टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा पे नहीं किया जा रहा, तो फिर वो कहेगा कि ज़्यादा वक़्त लो और कम काम करो। टेलर ने थर्ड पॉइंट पे डिस्कस किया है कि वर्कर्स जो हैं ना वो अपनी ज़्यादातर एफ़र्ट जो है वो वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो रूल ऑफ़ थंब पे रिलाई करते हैं रेदर दैन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो रूल ऑफ़ थंब क्या है कि वो काम जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पे बेस करता है रेदर दैन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, इंसान ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर रहा है, तो वो वर्कर्स जो थे वो रूल ऑफ़ थंब पे बेस करते थे, एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए काम करते थे और साइंटिफिक मेथड का वो यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से वर्क या प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। फिर सॉलिडरिंग को काउंटर करने के लिए और इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए टेलर ने जो है ना वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए ताकि वो ये फाउंड आउट कर सके कि जॉब्स पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है और उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए कौन-कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो टेलर ने यूज़ किया उसको टाइम स्टडीज़ मेथड कहते हैं या फिर टाइम एंड मोशन स्टडीज़ का नाम भी दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है और फिर उसकी मदद से देखा जाता है कि इंडिविजुअल कितने टाइम में अपने टास्क को परफॉर्म करता है। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो यूज़ किया गया उसमें क्या कहा था कि वर्कर्स जो हैं ना वो 12 टन्स ऑफ पिग आयरन पर डे जो है वो मूव कर रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल पिग आयरन की उन्होंने दी है कि अगर वर्कर्स जो हैं ना 12 टन्स ऑफ पिग आयरन पर डे मूव कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए, बोनस दिया जाए, तो वो 47 टन्स पर डे जो है वो मूव करेंगे या मूव कर सकते हैं। अब सारे वर्कर्स तो इस काबिल नहीं होंगे ना कि वो 47 टन्स पर डे आयरन जो है वो मूव कर सकें। अब इसमें से 1/8 ऑफ पिग आयरन हैंडलर्स वर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। ठीक है, 1/8 लोग जो हैं ना वो कर पाए थे। अब ये वो लोग नहीं थे जिनको सोसाइटी ने कोई प्राइज़, इंसेंटिव वगैरह दिया था, लेकिन ये फिज़िकली इतने फिट थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर थी इनमें कि ये 47 टन्स पर डे पिग आयरन जो है उसको मूव कर पाए। ठीक है? तो इसका मकसद ये है कि हमें या इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइज़ेशन, इंडस्ट्रीज़ को वही इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन या इंडस्ट्री में रखने चाहिए जो इस जॉब के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से फिट हों। अगर हम फिज़िकल और मेंटल दोनों चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तो फिर वही काम होगा कि प्रोडक्टिविटी कम होगी और एम्प्लॉइज़ जो है वो साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं करेंगे और इस तरह से जो कंपनी है या इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम्पल्स और दी गई हैं जो कि आप लोगों ने खुद ही स्टडी कर लेनी है। टेलर ने अब 4 प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन क्या है कि उसने रूल ऑफ थंब मेथड जो है उसको रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक मेथड के साथ, ठीक है? जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसने क्या कहा कि इंडिविजुअल जो हैं या वर्कर्स जो हैं उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए, ट्रेन किया जाए और उनमें जो भी एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप की जाएँ। उसके बाद क्या है कि cooperate with the workers to ensure that the scientifically developed methods are being followed, कि जो साइंटिफिक मेथड बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके और कम वक्त में ज़्यादा काम किया जा सके। और लास्ट में क्या है, मैनेजर और वर्कर के दरमियान में वर्क को इक्वली डिवाइड किया जाए। जब इक्वली डिवाइड होगी तो मैनेजर अपने काम अच्छे तरीके से करेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे और जो वर्कर्स हैं वो अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। क्योंकि देखो अगर आप काम को डिवाइड नहीं करेंगे तो वर्कर्स कहेंगे मैनेजर तो खुद कोई काम करता नहीं है, सारा काम हमारे सर डाल देता है। वर्कर्स लेज़ी हो जाएंगे और अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो मैनेजर कहेगा कि ये लोग तो इस जॉब के लिए सूटेबल हैं ही नहीं, इनका तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो इनको जॉब से निकाल देना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि काम जो है वो मैनेजर और वर्कर दोनों के दरमियान में इक्वली डिवाइड किया जाए ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लोरिश हो सके।
और लास्ट में जॉब एक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये आप पढ़ लो, कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।